नमस्कार, बहुत स्वागत आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी हमले ने शहीद राजस्थान के झुंझुनू जिले के 2 जवानों का अंतिम संस्कार किया गया है। शहीदों के सम्मान में स्थानीय लोग उनके पार्थिव शरीर को लेकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। दोनों जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी है। शहीद बृजेंद्र सिंह दौराता झुंझुनू के सिंघाना थाना इलाके के खूबा की ठाड़ी यानी कि डुमोली कला के रहने वाले थे और अजय सिंह फिलहाल आपको बताएंगे, लेकिन बृजेंद्र सिंह को आखिरी नमन की ये तस्वीरें झुंझुनू की भैंसावता कला से ये सीधे आपको दिखाई पड़ रही हैं। सैकड़ों की तादाद में वहां पर भीड़, पहले तिरंगा यात्रा निकाली गई। हर एक शख्स उस जगह पर मौजूद, सबकी आंखें नम इस बात की कि आतंकियों ने जिस तरह से पीछे से वार किया और उस पे भी जाबाज जवान सीना तान के खड़े रहे और तब तक लड़े जब तक उनकी शरीर में आखिरी सांस थी। आखिरी सांस के बाद वो फिलहाल डोडा में, जम्मू के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में एक अधिकारी के साथ 4 जवान शहीद हुए। शहीद बृजेंद्र सिंह के अंत्येष्टि की आखिरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, और एक और जवान की शहादत इस समय आप देख रहे हैं। बृजेंद्र सिंह को आखिरी नमन करने के लिए दूर दूर से ना उस गांव के बल्कि आसपास के लोग भी एकत्रित हुए। हर एक लोग, परिवार में तो गमगीन माहौल था ही, क्योंकि माँ के आंखों का तारा आज उनके सामने, जो उनके बुढ़ापे का सहारा था, वो आज उन्हें अकेला छोड़ के जरूर चला गया। लेकिन माँ भारती के लिए आज गर्व की बात थी, आज हमारे लिए गर्व की बात है। वो जवान जिसने कसम खाई कि जब वो देश की सुरक्षा के लिए एक कदम आगे अपने घर से बढ़ाएगा और वो तब तक लड़ता रहेगा जब तक उसके शरीर में जान रहेगी। उसी एक प्रतिज्ञा के साथ ही आप देख रहे हैं कि जब डोडा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुआ, हमारे जवान किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिए। लेकिन गोली और ये किसी को भी लग सकती है, उसमें बृजेंद्र सिंह हमारे जवान शहीद हुए। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, जब रथ यात्रा से पहले पार्थिव शरीर वहां पहुंचा, घर की महिलाएं किस तरह से बिलख बिलख के रो पड़ी। वो माहौल उन शब्दों के जरिए बयां करना, उस दर्द को, उस भावुकता को शायद कठिन होगा, क्योंकि इस चीज़ों के लिए शब्द नहीं है, सिर्फ भाव ही काफ़ी हैं। और वो आखिरी पल अपने बच्चे को देख रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज के बाद से इतिहास में नाम तो अमर हो गया, चर्चा की जाएगी, लेकिन सिर्फ इतिहास में ही वो नाम अमर है। वो अपने बच्चे को सामने से नहीं देख पाएंगी। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह एक जवान बृजेंद्र सिंह के पिताजी को तिरंगा देते हुए, और यही वो तिरंगा जिसकी आन बान शान के लिए बॉर्डर पर देश के लोग सुरक्षित रहें, इसकी कसम खाते हुए जवान अपने घरों से बाहर होते हैं और कभी आतंकियों के मुठभेड़ में वो अपनी जान गंवा देते हैं, शहादत उनकी हो जाती है या मार गिराते हैं। अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। ये परिस्थितियां थी जम्मू कश्मीर के डोडा की, जहां आतंकियों से मुठभेड़ में एक अधिकारी के साथ 4 जवान शहीद हुए। आप ये देखिए, ये गर्व का भी पल है कि जिस दुलार के साथ एक बच्चे को, जिस पिता ने एक उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज उसी बेटे का अंतिम संस्कार, इस एक पिता के लिए इससे बड़े दुख की घड़ी और कुछ हो नहीं सकती है। लेकिन एक तरफ गर्व की भी बात है कि जिस लक्ष्य को इनके बेटे ने, शहीद बृजेंद्र सिंह ने, जब ये ठाना होगा, उस समय भी परिवार के लिए वो डिसीजन लेना भी कठिन होगा, लेकिन फिर भी दिल पे पत्थर रख के अपने बच्चे को जाने के लिए कहा कि देश की सुरक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए, मां भारती पर जन्मे उस कर्तव्य के लिए आप जाइए। और अपने कर्तव्य को निभाते हुए ही बृजेंद्र सिंह शहीद हुए। ये तस्वीरें भावुकता की तस्वीरें हैं। आखिरी अंत्येष्टि की सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। अंतिम संस्कार हो चुका है। देश के 2 लाल शहीद हो गए, उनके झुंझुनू के रहने वाले। जिंदाबाद के नारे
हमेशा इतिहास में अमर रहने वाले ब्रिजेंद्र सिंह को आखिरी नमन की ये तस्वीरें। एक तरफ पिता को तिरंगा देते हुए, थमाते हुए, दूसरी तरफ तिरंगा यात्रा जब उनकी निकाली गई, घर की महिलाएं, मां किस तरह से अपने बेटे से लिपटी हुई नजर आई। जिंदाबाद के नारे आप अभी भी देख सकते हैं। जब तक ये लपटे हैं तब तक शायद वहां से किसी को भी जाना नागवार होगा। ये सीधे झुंझुनू के डुमोली गांव से ब्रिजेंद्र सिंह के आखिरी नमन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और पिछले 2 महीने के ट्रेंड को देखें तो आतंकियों ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। आतंकी अब कश्मीर घाटी नहीं बल्कि जम्मू रीजन को निशाना बना रहे हैं। इसके पीछे पाकिस्तानी सेना और आईएसआई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट मिल रहे हैं वो बेहद डरावने वाले हैं। और अब पाकिस्तान और आतंकियों के गठजोड़ पर आपको ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। सूत्रों के मुताबिक डोडा में हमला पाकिस्तान की नई रणनीति का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक सेना को नई घुसपैठ की जानकारी थी और नई घुसपैठ किए आतंकियों की ओर से ही डोडा में हमला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की बदली रणनीति बेहद आक्रामक जम्मू को लेकर बनी है। जम्मू में सेना को टारगेट करना आतंकवादियों का एकमात्र मकसद बताया जा रहा है। आतंकी हमलों की पूरी सीरीज देखें तो पहले रियासी, फिर कठुआ और अब डोडा, मतलब जम्मू में जगह बदल रहे हैं लेकिन हर जमीन जम्मू की ही है। और इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान की बदली हुई नई रणनीति। पाकिस्तान अब जम्मू को लेकर बिल्कुल नई रणनीति पर काम कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर में सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी गई है कि वहां आतंकियों की दाल गल नहीं रही है। और इसकी वजह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई बेहद दबाव में है। श्रीनगर में आतंकियों को अब पहले जैसा OWG नेटवर्क यानी ओवरग्राउंड वर्कर नहीं मिल रहे हैं, यानी जो स्थानीय मदद आतंकियों को कश्मीर में मिलती थी वो अब नहीं मिल पा रही है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकियों के लिए जम्मू को नए मैदान के तौर पर चुना है। बताया जा रहा है कि जम्मू में लगभग 50 विदेशी आतंकवादी हाल के दिनों में घुसपैठ करके आए हैं। सेना को डोडा में हाल में आतंकियों की घुसपैठ की जानकारी मिली थी और इसी जानकारी के आधार पर आतंकियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें यह हमला हुआ। राजौरी पुंछ क्षेत्र में आतंकियों की संख्या 10 से 12 फिलहाल बताई जा रही है। डोडा रियासी क्षेत्र में आतंकियों की संख्या 20 से 25 बताई जा रही है। Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the resonant so-called mainstream politics in the valley, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. Visiting homes of the terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances, were never investigated. And it was forbidden to even go near Jamaat-e-Islami that provided the religious and ideological justification to the perfidies of the terrorists and the Goliath. पाकिस्तान को पता है कि जम्मू में सेना को शिफ्ट करने में वक्त लगेगा। जम्मू में सिक्योरिटी टाइट करने में लगने वाले वक्त का फायदा पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकी उठा रहे हैं, लेकिन अब उनके इस नापाक प्लान का पर्दाफाश हो चुका है और आतंकियों का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। डोडा आतंकी हमले को अंजाम देने की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स की कलई भी खुल गई है। यह आतंकी संगठन उसी मौलाना मसूद अजहर की बारूदी पलटन की ब्रांच है जिसने पुलवामा आत्मघाती हमला करवाया था।
कश्मीर टाइगर्स जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद का शेडो आतंकवादी संगठन है। कश्मीर टाइगर्स का नाम पहली बार जनवरी 2021 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद सुर्खियों में आया था। सुरक्षा बल के मुताबिक पहली बार जून 2021 में दक्षिणी कश्मीर में ग्रेनेड हमला करने की जिम्मेदारी इस टेरर ग्रुप ने ली थी। दिसंबर 2021 में आतंकवादी संगठन ने श्रीनगर में एक पुलिस बस पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत और 11 लोग घायल हुए थे। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद कश्मीर टाइगर्स जैसे कई नए आतंकी संगठनों ने सुरक्षा बल को निशाना बनाना शुरू किया, लेकिन घाटी में सुरक्षा मुस्तैदी ने इन दहशतगर्दों की तमाम साजिशों को नाकाम कर दिया, जिसके बाद सरहद पार बैठे आतंकी आकाओं के हुक्म पर सभी टेरर ग्रुप ने जम्मू में जड़ें जमानी शुरू की। इन्हें टेरर ट्रेनिंग और लीड करने के लिए पीओके के उन आतंकी कमांडरों को जम्मू में घुसपैठ कर भेजा गया जो 90 के दशक में कश्मीर में सक्रिय थे। अनुभवी आतंकियों और नए रिक्रूट मिलकर जम्मू में आतंक बरपा रहे हैं, लेकिन इनका तलाशी अभियान तूफानी अंदाज में चल रहा है। देसा के जंगलों में सेना के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। स्निफर डॉग्स आतंकियों के अड्डे खोज रहे हैं। आतंकियों का साया भी दिखा तो खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। जम्मू संभाग में आतंकियों के समूल नाश के लिए सेना ऑपरेशन सर्प विनाश की तर्ज पर एक्शन शुरू कर चुकी है। 1990 में आतंकी संगठनों ने कश्मीर के साथ जम्मू संभाग में जड़ें जमा ली थी। तब सुरक्षा बलों पर हमले, बम विस्फोट और हत्याओं का दौर शुरू हो गया था। जम्मू में आतंकियों के खात्मे के लिए तब सेना ने ऑपरेशन सर्प विनाश शुरू किया था, जिसके तहत जम्मू संभाग में आतंक के हॉटस्पॉट की पहचान कर वहां सुरक्षा बल की भारी तैनाती की गई। आतंकवादियों से निपटने के लिए विशेष आतंकवादी विरोधी इकाइयां बनाई गई थी। पीर पंजाल रेंज के हिल काका इलाके में एक झटके में सभी आतंकी अड्डे तबाह कर दिए गए थे। तब महज 1 महीने में आतंकियों का नामो निशान मिटा दिया गया था। जम्मू हो या कश्मीर, आतंक का प्रायोजक पाकिस्तान है। पाकिस्तान में पल रहे हाफिज और मसूद जैसे आतंकी आका हैं। इन आतंकी आकाओं के कारखाने से निकले बारूदी गीदड़ों की मौत आई है, इसलिए ये जम्मू की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। लेकिन जितने आतंकी आएंगे सब के सब मारे जाएंगे, इसका ऐलान सेना ने कर दिया है। और अब स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं। किसानों को 2 दिन में बिजली मिलेगी। जी हां, सालों से यह चुनावी वादा है, मगर पूरा ही नहीं हो पाया। लेकिन अब सालों पुरानी किसानों की यह डिमांड अब भजनलाल सरकार पूरा करने का दावा कर रही है, क्योंकि सरकार ने इसे अमली जामा पहनाने का पूरा मन बना लिया है। सरकार ने इसकी बजट में भी घोषणा की, जिसके बाद किसानों में यह आस जगी है कि अब आखिरकार दिन में बिजली मिलने का सपना सालों बाद पूरा हो सकेगा। देखिए रिपोर्ट। किसानों को दिन में मिलेगी निर्बाध बिजली। सरकार ने बनाया निर्बाध बिजली का प्लान। पहले फेज में 17 जिलों में सप्लाई होगी सुचारू। किसानों की समस्याओं को लेकर सालों से राजनीति हो रही है। राजनीति भी इसलिए क्योंकि राजस्थान में पर्यटन से पहले कृषि ही सबसे मुख्य आधार राजस्थान की अर्थव्यवस्था का है। ऐसे में किसानों को सिंचाई के लिए दिन के समय में बिजली की हमेशा से आवश्यकता रहती है, मगर किसानों को दिन में बिजली देने के वादे तो हर दल की सरकार ने किए, मगर इस प्लान पर काम कोई भी पूरा नहीं कर पाया। लेकिन बिजली संकट के दौर के बीच अब की बार सरकार ने अपने काम की मंशा साफ कर दी है और बजट में इसका ऐलान करके सबको बता दिया है कि प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली सप्लाई दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए बाकायदा एक प्लान तैयार किया है। अगर इस प्लान पर काम ठीक तरीके से होता है तो वो दिन दूर नहीं जब किसानों को सिंचाई के लिए रात भर खेतों पर जागना नहीं पड़ेगा और दिन में ही बिजली की सुचारू सप्लाई खेतों पर मिलेगी। किसानों को दिन में बिजली सप्लाई देने का क्या है प्लान,
आइए एक नजर डालते हैं। बजट घोषणा के साथ ही राजस्थान के ऊर्जा विभाग के अफसरों के साथ मंत्री हीरालाल नागर ने प्लान पर तैयारी शुरू कर दी है। ऊर्जा विभाग की माने तो राजस्थान के करीब 17 जिले इसके लिए प्रसारण तंत्र को लेकर तैयार हैं, लेकिन बाकी जिलों में इसके लिए काफी काम होना बाकी है। सरकार की मंशा साफ है कि जिसके बाद यह उम्मीद है कि बिजली तंत्र व्यवस्थित होगा और आने वाले दिनों में बिजली संकट दूर होने के साथ साथ ही बिजली की सप्लाई भी किसानों को दिन में मिलेगी। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर की माने तो किसानों को दिन में बिजली देने का वादा सरकार पूरा करेगी और सप्लाई को सुचारू रखने की भी पूरी कोशिश होगी। मैंने घोषणा करी थी कि हम किसान को 2 फीडर में 2 ब्लॉक में दिन में बिजली देंगे और उसके लिए हमने प्लान तैयार कर लिया है और 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली उपलब्ध कराना कई जगह अभी भी कराएंगे, लेकिन 2027 से 60% किसान को दिन में बिजली देना शुरू कर देंगे। बिजली संकट के बीच वैसे ही राजस्थान के लिए सूर्य देवता की किरणें वरदान से कम नहीं है, लेकिन अब इन किरणों की उपयोगिता को समझते हुए राजस्थान का ऊर्जा विभाग कुसुम योजना का लाभ उठाते हुए किसानों को दिन में बिजली देने का सालों पुराना वादा पूरा करने का प्लान बना चुका है। लेकिन बिजली का प्रसारण तंत्र मजबूत करना ऊर्जा विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है। राजस्थान में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली देना राजस्थान की सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन राजस्थान की भजनलाल सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और बजट में इसका ऐलान कर दिया है। बजट में ऐलान के बाद में तैयारी भी शुरू कर दी गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर दिन में किसानों को बिजली देना आज की तारीख में संभव नहीं है, क्योंकि कमजोर प्रसारण तंत्र इसके आड़े आ रहा है। ऐसे में सरकार सौर ऊर्जा की मदद से किसानों को बिजली देने का प्लान जरूर बना रही है, लेकिन फिलहाल प्रसारण तंत्र को मजबूत करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और अब बारिश की बात कर लेते हैं सीधे टोंक के पिपलू में, जहां भारी बारिश के हरिपुरा अनिकट टूटा हुआ है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। टोंक के भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। बरसात के बाद पानी के तेज बहाव से पिपलू में हरिपुरा एनीकट टूट गया, जिसके चलते लोगों के ऊपर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। एनीकट टूटने की वजह से 1 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं और आने जाने के लिए 10 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। हमारे गांव हरिपुरा का एनीकट करीब 10 दिनों से टूटा हुआ है, जिसपे प्रशासन की और ग्राम पंचायत की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे कि हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। खेतों में आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है और हरिपुरा से दूसरे गांव जाने में हमें काफ़ी दिक्कत आ रही है। यातायात के साधन बंद है। एनीकट टूटने के बाद जगह जगह गड्ढे हो गई हैं। लोगों को रास्ता पार करने के लिए कमर तक के पानी से होकर निकलना पड़ रहा। एनीकट के टूटने की वजह से हरिपुरा से सौंदीफल का सीधा संपर्क भी टूट गया है। गांव के लोगों को ग्राम पंचायत मुख्यालय चौगाई तक जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरिपुरा से सौंदीफल का रास्ता सिर्फ 3 किलोमीटर का है, जबकि बाकी रास्तों से जाने पर करीब 7 किलोमीटर अधिक पड़ रहा है। देखिए, जो हमारे गांव हरिपुरा में जो एनीकट है वो बरसात की वजह से टूट के पड़ा हुआ है, जिससे कम से कम ये मानो कि 12-13 गांव अवरुद्ध हो रहे हैं। और हमारे जो उसमें पानी है जो सिंचाई में काम में आता है, वो पूरा पानी निकल के और आसपास के गांवों में चला गया है, जिससे काफ़ी लोगों को हानि भी हुई है। 10 दिन बीत चुके हैं और स्थानीय लोगों को एनीकट की समस्या से निजात नहीं मिल पाया है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन को ध्यान देना होगा और जल्द से जल्द ग्रामीणों की समस्या का समाधान करना होगा। न्यूज 18 के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आगे देखिए 30 मिनट में 50 चले।